and today we will be doing the discussion for the first mock, that is mock for the some students. So starting with the first question, it is पेप्सिन वर्क्स बेस्ट एट द पीएच ऑफ. तो हमें पता है पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपके पास स्टमक से सिक्रीट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो आपके पास वो किस पीएच पे सबसे अच्छा काम करेगा, दैट इज 2.0, एक एसिडिक पीएच बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द स्टमक. सो या 2.0 1.8 कह दो या 2 to 3 उसकी रेंज होती है मोर और लेस. सो आपके पास इसका अल्फा करेक्ट आंसर है. एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्फ और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ. तो अगर आपने सोडियम आयंस की अपटेक की बात कर रही है, आप सोडियम आयंस की अपटेक करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आपके पास लूप ऑफ हेनले या असेंडिंग लिम्फ यानी हम नेफ्रॉन की बात करें इनसाइड द किडनी, तो किडनी के अंदर आप चाह रहे हो कि आपके पास जो सोडियम है हम उसकी एक्टिवली अपटेक करवाएं. सो आप एक हार्मोन यूज करोगे दैट इज एल्डोस्टेरोन. अब जब हम एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं दैट इज बेसिकली अ स्टीरॉयड हार्मोन. ठीक है, और वो आपके पास कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, दिस इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड. सो आपके पास अल्फा इसका करेक्ट आंसर है. Complete mature an infectious virus particle that is known as viron. Alpha correct answer है. In roots apoplast pathway of water is disrupted when water reaches. तो water endodermis जब reach कर जाता है तो वहाँ पे जो apoplast pathway है पानी का वो disrupt हो जाता है. So alpha इसका correct answer है. Movement of ions and large molecules with the help of protein. अगर आप प्रोटीन की हेल्प से मूवमेंट करवा रहे हो ना, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है या आयन की मूवमेंट करवा रहे हो using protein, so that is facilitated diffusion. Facilitated diffusion is not passive transport. Sorry, it is not active transport, it is a type of passive transport. यानी किसी ATP की यूटिलाइजेशन नहीं होती, आपको एनर्जी नहीं चाहिए. You just need a carrier protein in order to transport the material from one side of the membrane to the other. ठीक है, so that is known as facilitated diffusion. Alpha correct answer है. Select the method which uses the oxidation of constituent of a bacterial cell wall. सो आपके पास ऑक्सीडेशन होनी है बैक्टीरियल सेल वॉल की, क्या चीज यूज करोगे, ड्राई हीट यूज करोगे. मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल कौन सा होता है, कार्डियक मसल, यानी उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं फॉर बीटिंग. ठीक है, सो आपके पास दैट देखो आपके पास जो एसए नोड है ना वहां से आपके पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है. सो आपके पास दैट इज मायोजेनिक इन एक्टिविटी, यानी आपको कोई एक्सटर्नल इंपल्स की जरूरत नहीं है. दैट हार्ट इज बेसिकली इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इंपल्स फॉर इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सो आपके पास कार्डियक मसल जो हार्ट के अंदर होते हैं मायोजेनिक होते हैं वो. What type of volume of the thorax and air pressure in the lungs during what happens to the volume of thorax and air pressure in the lungs during breathing in? So जब हम breathe in करते हैं तो आपके पास जो thorax है उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. ब्रीथ इन करने की वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास बाहर से एयर कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है. अल्फा करेक्ट आंसर है इसका. Alveoli both have an effect on the alleles both have an effect on the phenotype of heterozygous organism. So वो alleles जिनका आपके पास जो दो अलील्स, देखो हम हर जीन की बात करते हैं ना तो आपके पास दो अलील्स हैं अगर उसकी. ठीक है, जिस तरह अगर मैं सीड शेप की बात कर लेती हूँ, मेरे पास राउंड हो सकती है, रिंकल हो सकती है. तो अगर आपके पास राउंड और रिंकल दोनों अपना इफेक्ट शो करना शुरू हो जाए, जो कि नहीं होता है क्योंकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम कहते हैं दैट इज बेसिकली इनकम्प्लीट, दैट इज बेसिकली कंप्लीट डोमिनेंस, यानी एक चीज कंप्लीटली डोमिनेंट होगी, दूसरी चीज कंप्लीटली रिसेसिव होगी. बट अगर हम यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं कि आपके पास जब हम AB ब्लड ग्रुप होता है तो आपके पास उसका जीनोटाइप ऐसे होता है IA IB. सो ना AB को सप्रेस करे ना BA को सप्रेस करी, ना A डोमिनेट है ना B डोमिनेट, दोनों अपना इफेक्ट इकट्ठे शो करेंगे, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस. तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास दोनों अलील्स अपना इफेक्ट शो करें ऑन द फेनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस. Which property of water helps to maintain the integrity of cell membrane? तो आपके पास integrity of cell membrane, जब हम cell membrane की बात करते हैं तो वो lipid bilayer है cell membrane. ठीक है, तो आपके पास जो hydrophobic exclusion है ना, this property of water helps to maintain the integrity of lipid bilayer. ठीक है, hydrophobic exclusion is the tendency of water molecule to minimize their contact with non-polar hydrophobic substances. ठीक है, जब हम पानी की बात करते हैं पानी पोलर है बट लिपिड्स आपके पास नॉन पोलर होते हैं. ठीक है, सो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द contrasting nature आपके पास they minimize the contact, so that is known as hydrophobic exclusion. Which of the following is unsaturated fatty acid? तो unsaturated fatty acid होता है क्या, that is a long chain of hydrocarbon, that is a long chain of carboxylic acid. 2 to 30 आपके पास इसके अंदर कार्बन एटम हो सकते हैं, मोस्टली इवन नंबर के अंदर होते हैं. ठीक है, सो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात की, इसका मतलब आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन है, मल्टीपल बॉन्ड्स की प्रेजेंस है. ओलिक एसिड में आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10. ठीक है, सो दैट इज अनसेचुरेटेड इन नेचर. पाल्मिटिक एस्टेरिक है आपके पास, इन जो आपके पास ये फैटी एसिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी अनसेचुरेशन, उनके अंदर आपके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लॉक इन की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन प्रपोज्ड बाय ईमेल फेस्टर सजेस्टेड.
सो व्हेन टॉकिंग अबाउट लॉक एंड की मॉडल, वो क्या सजेस्ट करे कि एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल आपके पास जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट होती है दैट इज अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, तो आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता, ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंजाइम इज अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर एज स्टेटेड बाय द लॉक एंड की मॉडल। आइडेंटिफाई द बोन्स इन विच द कनेक्टिंग जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल। तो अगर आपके पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट की हम बात करें दैट इज साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास साइनोवियल फ्लूइड होता है, आपके पास एक कैविटी जॉइंट कैविटी होती है प्रॉपर। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, कोई भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ले लो, ठीक है, आपका जो शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, तो आपके पास वहां पे क्या है कि आपके पास दैट इज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, आप एक कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट करवा सकते हो। ठीक है, सो दैट इज अ साइनोवियल जॉइंट। दोनों जॉइंट्स के बीच में आपके पास साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ताकि बोन आपस में रगड़ रगड़ खा के डैमेज ना हो जाए। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स तो मूवेबल होते नहीं है। ठीक है, आपके जो स्कल की बोन्स के दरमियान जो जॉइंट है, सूचर्स के दरमियान, ठीक है, दैट इज फाइब्रस। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं बट वो इतने फ्रीली मूवेबल नहीं होते। सो आपके पास करेक्ट आंसर इज अल्फा। phenotype is the observable physical characteristic of trait। एक ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल अपीयरेंस है ना दैट इज इट्स phenotype। ठीक है, लेट्स से मैं आपको कह देती हूँ जीनोटाइप मेरे पास है ये करके, दिस इज द जीनोटाइप, तो इसका phenotype क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी राउंड। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल आर इज डोमिनेंट, राउंड इज डोमिनेंट, तो आपके पास जो फिजिकल अपीयरेंस है ना दैट इज द phenotype। और आपके पास जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज द जीनोटाइप। नेक्स्ट इज द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट इंडिविजुअल हैज। तो सारे आपके पास जो क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज कैरियोटाइप। अल्फा करेक्ट आंसर है। which process can take place in the presence and absence of oxygen। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस हमें पता है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस आपके पास उसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस आपके पास आप इस तरह भी कह दो कि ऐसी ऐसा स्टेप है जो कॉमन है इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि आपके पास साइटोप्लाज्म में हो रही है जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। अब आगे वाले जो स्टेप्स हैं, लेट्स से हम बात कर लेते हैं पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। अब वो प्रोकैरियोट में नहीं हो सकते क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, बट ग्लाइकोलाइसिस आपके पास हो सकती है। अगर हम एनारोबिक रिस्पिरेशन की भी बात करते हैं, उसका भी फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होगी, पायरुवेट आगे आपके पास लैक्टिक एसिड या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो अलग बात है। बट इन द फर्स्ट प्लेस जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, वो आपके पास दैट इज द कॉमन स्टेप। तो वो आपके पास अगर ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपके पास ग्लाइकोलाइसिस स्टिल हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? आपने ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज को, 6 कार्बन वाले कंपाउंड को, और आपके पास 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं। दिस इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, either we are talking about a prokaryotic or a eukaryotic cell, and that this process is known as glycolysis। Glyco means glucose, lysis means breakdown, you're actually breaking down the glucose molecule। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सेल वॉल। तो आपके पास किसी भी वाटर मॉलिक्यूल और किसी भी और सब्सटेंस के दरमियान की अट्रैक्शन इज एडहेजन। कोहेजन क्या होता है? दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान की अट्रैक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल और सेल वॉल ऑफ जाइलम की बात हो रही, दैट इज गोइंग टू बी एडहेजन। abundant inhibitory neurotransmitter found in central nervous system, that is GABA। देखिए, GABA is basically inhibitory neurotransmitter that is mentioned in your book as well। आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। Which one of the following organelles is required for aerobic respiration? Aerobic respiration के लिए आपको कौन सी organelle चाहिए? Mitochondria। As I've told you guys before, when talking about aerobic respiration, उसके steps में glycolysis जो कि cytoplasm में हो रहा है। After that, all the steps, that is oxidation of pyruvate, Krebs cycle and electron transport chain that are taking place in the mitochondria। ठीक है, Krebs cycle mitochondria की matrix के अंदर हो रहा है, बाकी आपके पास electron transport chain membrane के अंदर हो रही है। ठीक है, बट आपके पास mitochondria के अंदर ही हो रहा है ना ये सब कुछ। तो आपके पास वो ऑर्गेनेली जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, बाकी ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। प्रोसेस बाय व्हिच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट्स अप इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। तो आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट किया है, टोल्ड यू गाइस बिफोर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का बना हुआ होता है, वो स्प्लिट होके 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज पायरुवेट कह दो, पायरुविक एसिड कह दो। इस स्टेप को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ जर्म्स एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके पास क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है थोड़ी बहुत। तो आपके पास गैसेस की ट्रांसपोर्ट करे थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट हो रही, तो रेड ब्लड सेल्स इज नॉट आर नॉट इन्वॉल्व्ड in the immunity। Red blood cells are not a part of the immune system of the body, they are part of the circulatory system। ठीक है, स्किन है, स्किन इज अ डिफेंसिव बैरियर, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देन कम्स द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आपके पास जो रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, वो भी आपके पास सीलिया, फ्लेजिला, ये चीजें प्रेजेंट है। आपके पास म्यूकस सिक्रीट गॉबलेट सेल्स हैं दैट आर सिक्रीटिंग म्यूकस बेसिकली। सो दे आर ऑल देयर
टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एनी पोटेंशियल पैथोजेंस, ठीक है। देन कम सीलिया, वो वाली बात जो मैंने बताई, सीलिया फ्लैजेला, ये भी आपके पास क्या करे, दे आर ऑल्सो डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट एनी पोटेंशियल particulate मैटर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो इसका काम नहीं है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ जर्म्स। Which of the following basic structural level of protein is indicated by the association of 2 alpha and 2 beta chains in hemoglobin? तो hemoglobin के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 141 अमाइनो एसिड ईच इन ईच अल्फा चेन, और आपके पास 2 बीटा चेन्स होती हैं, 146 अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन, ठीक है। तो आपके पास जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, आपके पास 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, वो आपके पास अरेंज हुई हुई है, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट इज अल्फा। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ऑफ पैथोजेंस, तो ऐसा सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ऑफ पैथोजेंस, इम्यून सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का रिलीज हो रहा है, बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं हार्मोन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन से ताल्लुक है। सो यहाँ पे अल्फा करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस अकर इन, ये वाली चीज आई हैव टोल्ड यू गाइस बिफोर, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती, तभी दिस इज द कॉमन स्टेप इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलिसिस होगी, क्यों? क्योंकि उसने साइटोप्लाज्म के अंदर होना है, ठीक है। अल्फा करेक्ट आंसर है। Out of the 13 type of finches collected by Darwin from the Galapagos, some of them were unique to individual island and some were present on many island. So आपके पास उस island में ये था कि कुछ ऐसी species थी कि they were unique to individual island, और कुछ ऐसी थी कि they were present on many islands, ठीक है। तो this was the observation made by Darwin when talking about finches. मेन पॉइंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो आपके पास डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मेन पॉइंट क्या है, दैट इज डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, ठीक है। सो जब हम डार्विन की बात करते हैं, डार्विन का मेन पॉइंट आपके पास क्या था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिसेंड करते हैं विद मॉडिफिकेशन, यानी आपके साथ वो अपने, यानी वो टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। देन देयर कम्स नेचुरल सिलेक्शन, कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है दैट इज गोइंग टू सेलेक्ट द फिटेस्ट, दैट इज गोइंग टू सेलेक्ट द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। एंड देन कम्स अडेप्टेशन, के ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। Which of the following regions of brain is incorrectly paired with the function? Corpus callosum, communication between left and right cerebral cortices, that is absolutely right. Cerebrum, calculation and contemplation, जो भी judgment है, thinking है, सारी cerebrum के अंदर ही हो रही होती है. Medulla oblongata, homeostatic control, ठीक है. Cerebellum, language comprehension. The language comprehension cerebrum का काम है, not cerebellum. Cerebellum is involved with the body coordination. It is involved with maintaining the body balance. ठीक है, इट इज नॉट इन्वॉल्व विद लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। सो डेल्टा आपके पास इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द फंक्शन, यहाँ उसने क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द फंक्शन, ठीक है। इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस विद मोस्ट लाइकली डिसरप्ट, अगर हम हाइपोथैलेमस से रिलेटेड इंजरी की बात करें कि हाइपोथैलेमस में इंजरी हो गई है, सो दैट विल डिसरप्ट द बॉडी द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम क्या है, इट्स फंक्शन इज बेसिकली आपके पास बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करे, बॉडी की साइकिल्स को रेगुलेट करे, ठीक है। सो आपके पास रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज करेक्ट आंसर। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जिसमें डिसीजन मेकिंग सेरिब्रम का काम है। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाना, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस होता है। मूवमेंट इज लाइक मैं अगर बैठ के अपने हाथ हिला रही हूँ, दैट इज मूवमेंट, ठीक है। प्लांट्स कैन डू द मूवमेंट, बट अगर मुझे उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेट्स से आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, इफ आई एम सपोज्ड टू गेट अप फ्रॉम द चेयर राइट नाउ एंड गो टू माय किचन, that is basically locomotion, that is not movement. So plants cannot locomote, plants can only move, ठीक है। So coordination during locomotion की अगर हम बात करें, that is basically done by cerebellum, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस, ठीक है। सो आपके पास क्या करेक्ट आंसर है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर डेल्टा। Which of the following joints would allow no movement? तो आपके पास फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते। फाइब्रस जॉइंट जो आपके पास सूचर्स हैं, आपके पास जो स्कल की जो बोन्स हैं, वो जो जिन जॉइंट से आपस में अटैच हुई हैं, दे आर फाइब्रस इन नेचर एंड देयर इज नो मोशन, ठीक है। आईबीएस अकर के पास पेपर भी सॉल्व करवाइए। अच्छा बच्चों, आईबीएस अकर के आपको 2 पास पेपर मिल जाएंगे, दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्रीमेड्स वेबसाइट, ठीक है। वहां से आप लोग देख लो। वो दैट मींस द टेस्ट वाज टेकन वे टू लॉन्ग अगो, ठीक है, यानी 2001 में आई थिंक, और उससे पहले कभी टेस्ट लिया गया। सो आई फाउंड द रेलेवेंट क्वेश्चंस जो कि अभी सिलेबस से मैच करे थे, आई हैव एडेड सम ऑफ द क्वेश्चंस बट नॉट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, ठीक है। सो या यू गाइस कैन चेक दैट फ्रॉम द वेबसाइट, प्रीमेड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है पास पेपर्स। यू गाइस शुड गो एंड चेक दोस आउट जस्ट टू हैव यू नो अ बेटर आइडिया अबाउट द कंडक्टिंग बॉडी एंड स्टफ। सो या वहां से देख लो, ठीक है।
sliding filament theory can be best explained as, if we talk about the sliding filament theory, तो हम क्या कहते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन आपके पास क्या है, दैट इज अ थिन फिलामेंट, मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, ठीक है। दे डू नॉट शॉर्टन, वही वाली बात जो हमने कल पढ़ी कि दे डू ओवरलैप, देयर इज नो शॉर्टनिंग इन द लेंथ, ठीक है। जो हमने कहा था उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह एज जोन थिक फिलामेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आई बैंड थिन फिलामेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो शॉर्टन हो जाती है बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है तो सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी शॉर्ट हो जाती है, बट इंटायर लेंथ of I band, A band, entire length of thick and thin filament, they do not shorten, ठीक है। उसके अंदर कोई चीज चेंज नहीं हो रही होती। So actin और myosin filament, they do not shorten, that is absolutely right, but rather they slide past each other, yeah, ठीक है। वो एक दूसरे से स्लाइड पास कर जाते हैं, बट दे डू नॉट शॉर्टन इन लेंथ। सो आपके पास इसका अल्फा करेक्ट आंसर है, दिस इज एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, तो अगर मोटर न्यूरॉन से आपने मसल फाइबर को स्टिमुलेट करवाना है तो एक साइनैप्स फॉर्म होगी, ठीक है। तो आपके पास दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो फॉर न्यूरॉन, मस्कुलर फॉर मसल, दोनों के दरमियान साइनैप्स है, दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Which of the following gives the most valid and recent explanation of stomatal opening? तो अगर हम stomatal opening की बात करें तो that is potassium influx and efflux. आपके पास that is the most valid and the recent explanation explaining how stomata open and close. Next is, which of the following criteria does not pertain to facilitated diffusion? अगर हम facilitated diffusion की बात करें तो that is uphill transport. देखो uphill transport का मतलब होता है from low concentration to the high concentration, that is uphill, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन पे जाना। अगर जब भी देखो, अगर पानी को आपने नीचे से ऊपर लेके जाना, एनर्जी देनी पड़ती है ना, सेम गोज विद द मॉलिक्यूल। अगर आप लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हो तो यू हैव टू प्रोवाइड इट विद एनर्जी, ठीक है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस मींस यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव एनी एक्सटर्नल एनर्जी देयर, ठीक है। सो आपके पास अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है, दैट इज नॉट अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, तभी हम उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह रहे हैं। हाईली सिलेक्टिव है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ये भी ठीक है, ठीक है। व्हेन ऑल द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स आर इन यूज, रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेवल ऑफ, ठीक है। जब सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज हो रही होगी तो कौन लेके जाएगी, ट्रांसपोर्ट करवाने, ठीक है। सो अपहिल ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट correct for facilitated diffusion because facilitated diffusion is not active transport, it is passive in nature. Which of the following best characterizes the virus with unenveloped plus 1 point RNA strand? आपके पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वायरस विद आरएनए अनइनवेलप्ड, तो अनइनवेलप्ड का मतलब क्या है, लैकिंग इनवेलप, ठीक है। सो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना था कि अनइनवेलप्ड यहाँ लिखा हुआ है, अन ऊपर वाली लाइन में, इनवेलप्ड नीचे वाली लाइन में। सो अनइनवेलप्ड वायरस, इसका मतलब कोई इनवेलप नहीं है, सो लैकिंग वायरस इज द करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस व्हिच पासेस फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर आपके पास ऐसा हेपेटाइटिस जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज हेपेटाइटिस सी। A virus enters into the body in the host and intends to produce DNA from RNA. एंजाइम, अब डीएनए बनाना है आरएनए से, तो एंजाइम कौन सा यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आप लोग डीएनए से आरएनए बनाते हो, ठीक है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाते हो, दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एंजाइम होगा आप उसे कह सकते हो, दैट इज, अगर आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, ठीक है, टू प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए, ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उलट कर रहे हो। अगर डीएनए से आरएनए बनाया वो तो ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आरएनए से डीएनए बना रहे हो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उलट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बीटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास इथाइल अल्कोहल बनता है, दैट इज आल्सो नोन एज इथेनॉल, ठीक है। आपके पास देखो, जब हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं दो टाइप्स होती है, एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो आपके पास ह्यूमंस के अंदर हो रही होती है, उसके रिजल्ट में आपके पास लैक्टिक एसिड बनता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, जो कि आपके पास यीस्ट वगैरह के अंदर हो रही होती है, उसके अंदर आपके पास इथेनॉल बनता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो इथाइल अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन, सो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन से आप एटीपी बना रहे हो, दैट इज क्रेब्स साइकिल। अमाइनो एसिड नहीं बन रहे, विटामिन नहीं बन रहे, पायरुविक एसिड नहीं बन रहा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केल्विन साइकिल, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन होता है, उसको 5 कार्बन वाले उसके साथ ऐड करते हो, आपके पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट से मिलाते हो, तो आपके पास 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज रुबिस्को,
ठीक है। सो आपके पास एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को आपके पास एक 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनता है दैट इज सो अनस्टेबल कि वो फौरन ब्रेक डाउन होकर 2-3 कार्बन वाला कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। सो आपके पास करेक्ट आंसर इसका क्या है, दैट इज RUBP, अल्फा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें उसके अंदर कम एटीपी बनते हैं। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपके पास ज्यादा एटीपी बनते हैं, तो आपके पास लेस एटीपी इज द करेक्ट आंसर। इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली इन द सेम रेशियो 2:1, इस वजह से इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। हाइड्रेटेड कार्बन कह दो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कह दो, चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मच ऑफ टेम्परेचर राइज विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट? Specific capacity of energy is used to raise the temperature of 1 gram of substance, that is 1 degree Celsius. Fact based question है, alpha correct answer है। Chemical composition has the chemical compound has same percentage in the bacterial as well as mammalian cell, that is what 70% होता है bacterial के अंदर भी mammalian के अंदर भी। Glyceraldehyde and dihydroxyacetone are example of trioses, तीनों 3 कार्बन वाले ग्लूकोसेज है। ठीक है, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स है, नॉट ग्लूकोसेज, माय बैड। 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स है। आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। जस्ट देयर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंस है, बाकी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द बेसिक present this basic structural level of protein, that is tertiary. Lysozyme enzyme में tertiary structure होता है इसका। Which of the following compound is regarded as precursor of many hormones like testosterone, progesterone, estrogen, steroid hormones है, तो इसका आपके पास जो प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड के लिए जो आपको प्रिकर्सर चाहिए दैट इज बेसिकली कोलेस्ट्रॉल। which one is the powerhouse of the cell? We all know that mitochondria, Charlie correct answer है। A phospholipid molecule has head and 2 tails. Where are the tails found? अगर मैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूँ ना, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगी। मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से हेड है और ये टेल है, और फिर दूसरा बाय लेयर है ना, एक लेयर मैंने बना दी, दूसरी में आपके पास ये टेल है, ये हेड है, यानी टेल्स आर फेसिंग ईच अदर इनसाइड द सरफेस, और हेड आपके पास आउटसाइड द सरफेस अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। तो इन द इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन आपके पास टेल्स प्रेजेंट होती है। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज टेल एंड टू हैज अ हेड एंड 2 टेल्स। वेयर आर द टेल्स फाउंड? इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। Which of the following may lead to the death by the age of 3? तो by the age of 3 अगर हम डेथ की बात करें, TSH's diseases, that is Charlie option lysosome storage disease है। Which of the following best describe plasma membrane? It is semi permeable, यानी कुछ molecules को गुजरने की इजाजत देती है, कुछ को नहीं देती, या partially permeable भी कह सकते हो, differentially permeable भी कहा जा सकता है। What is cementing layer between two daughter cells added middle lamella? आपके पास दो सेल्स को सीमेंट कर रही होती है, एंकर कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, दैट इज मिडल लैमेला। प्रोटीन लेयर is embedded in lipid bilayer, this is explained by fluid mosaic model। आपके पास दो लिपिड बाइलेयर्स हैं, बीच में प्रोटीन इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हुई हुई है, दैट इज एज पर द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जस्ट गिवन फंक्शन इज एसोसिएटेड विद लाइसोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस लाइसोसोम का काम नहीं है, राइबोसोम का काम है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। लिपिड सिंथेसिस आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, या दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन एक्शन पोटेंशियल टू अकर? फ्यू मिलीसेकंड्स, दैट इज बीटा ऑप्शन। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्वड इन कैरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्जन हिप्पोकैम्पस का काम होता है। ठीक है। सो कैरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी किसका फंक्शन है? हिप्पोकैम्पस। सेरिबेलम बॉडी कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है। सेरिब्रम आपके पास कॉग्निटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है। एंड आपके पास अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, द वे सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक। अगर आपके पास एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज मोनोसाइनेप्टिक, एक साइनेप्स बन रहा है। ठीक है। बीटा करेक्ट आंसर है, बुक की लाइन की। ठीक है। These are required for impulse to transfer from pre-synaptic to post-synaptic। कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। सो कैल्शियम स्टोर कहाँ हो रहा होता है? रिलीज होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्टोर हो रहा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। व्हेन टॉकिंग अबाउट मसल सेल, इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। ठीक है। सो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डोपामिन सर्व्स? तो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, बीटा करेक्ट आंसर है। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो सेरिब्रम का ये काम है। कोई भी सोचना आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई भी ऐसी चीज है, किसका काम है? सेरिब्रम का। व्हाट्स द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इन स्टमक? सो 1.4 होता है ऑप्टिमम पीएच, 1.2 कह दो, 2 to 3 कह दो, रेंज बता दो पूरी। 1.8 भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है। सो मोर और लेस आपके पास ऑप्टिमम पीएच इतना ही होता है। पेनिसिलिन blocks the active site of an enzyme that
Many bacteria uses in cell wall. This is an example of, देखो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहे हैं ना, आपके पास इनहिबिटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपैटिटिव, एक होता है नॉन कंपैटिटिव। कंपैटिटिव एक्टिव साइट पे आके अटैच होते हैं, नॉन कंपैटिटिव एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं, यानी कहीं और अटैच हो जाएगा बट एक्टिव साइट पे नहीं होता। जब वो एक्टिव साइट पे अटैच हो नहीं रहा तो सबस्ट्रेट हो जाएगा अटैच एक्टिव साइट पे, तो कैसा इनहिबिटर है ये, वो शेप चेंज कर देते हैं ना, एलोस्टेरिक साइट के साथ जब वो अटैच होता है तो वो एंजाइम की सारी शेप ही चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की भी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे अटैच हो नहीं पाता। ठीक है, सो इस तरह वो इनहिबिट कर रहा होता है। बट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपके पास पेनिसिलिन ब्लॉक कर लेते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो यानी इसका मतलब वो एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो रहे हैं, दैट इज कंपैटिटिव इन नेचर। कंपटीशन में सबस्ट्रेट के साथ कि मैं पहले लग जाऊंगा फिर आप नहीं लग सकोगे। ठीक है, सो अल्फा करेक्ट आंसर है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज ऑल्टर्ड बाय नॉन कंपैटिटिव, वही वाली बात जो मैंने अभी बताई, नॉन कंपैटिटिव एलोस्टेरिक साइट के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो सबस्ट्रेट के लिए तो जगह छोड़ दी ना एक्टिव साइट पे अटैचमेंट के लिए, बट आपके पास जब वो एलोस्टेरिक साइट पे नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है एंजाइम का, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास सबस्ट्रेट भी आके एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो सकता। सो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन करेक्ट आंसर है। Substance, chemical substances that can react with an enzyme faster than the real substrate and without produce a product, तो आपके पास असल सबस्ट्रेट से ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है एंजाइम के साथ और प्रोडक्ट नहीं बनने दे रहा, दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एन इनहिबिटर हियर। ठीक है, कार्ल लिनियस वाज अ बिलीवर ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, ही वाज अ क्रिएशनलिस्ट, वो बिलीव करते थे कि आपके पास देयर इज अ डिवाइन पावर दैट मेड द यूनिवर्स, इट्स नॉट लाइक पहले बैक्टीरिया था, उसके बाद आपके पास प्रोकैरियोट एंड देन यूकैरियोट एंड देन उसी तरीके से आपके पास सारे हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स बने। Which enzyme is secreted in inactive state to prevent it from digesting its own cells, that is pepsin। आपके पास पेप्सिनोजन की फॉर्म में आपके पास सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर, HCl इसको एक्टिवेट करते हैं, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना देता है। ठीक है, सो पेप्सिन करेक्ट आंसर है। Which of the following statement is correct about semilunar valve? तो semilunar valve आपके पास एओर्टा के अंदर प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। देखो आपके पास जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं तो एओर्टा में जाता है ना ब्लड, वहां पे आपके पास सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है, क्योंकि आपके पास बैक फ्लो पॉसिबल है, ब्लड का वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए, इस वजह से टू प्रिवेंट दिस बैक फ्लो ऑफ द ब्लड आपके पास सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है। इट सर्व्स एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज प्लाज्मिड। आपके पास जब हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन का पढ़ा था, प्लाज्मिड के अंदर ही हमने इंसुलिन जीन डाली थी, फिर बैक्टीरिया अपनी स्पीड से रेप्लिकेट किया था तो आपके पास ढेर सारी इंसुलिन बन गई थी, तो प्लाज्मिड आपके पास इट आल्सो एक्ट्स एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड होता क्या है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एडिशनल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, प्लास्टिड नहीं है, दिस इज प्लाज्मिड। ठीक है, membranous unfolding in the bacteria that indicate that initiate DNA replication, that is mesosome। न्यूक्लियस तो होता नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन इनिशिएट करवा रहा होता है, मेसोसोम, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, हाउ वुड एन अमोनिया ग्रुप इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग फॉर द सबसीक्वेंट रिएक्शन? अमोनिया आपके पास डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सो आपके पास बीटा इसका करेक्ट आंसर है। सब्सटेंस ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन बाय वेट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स और टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज नोन एज कंपाउंड। आपके पास अगर टू एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर एक सब्सटेंस बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। विच अल्काइल हैलाइड हैज लोएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप, दैट इज आरएफ। आरएफ की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबल है ना, इस वजह से रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, आपके पास देखो फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, अगर हम इसकी प्रैक्टिकली बात करें तो फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो अपना बॉन्ड क्यों आर ग्रुप के साथ ब्रेक करेगा, अल्काइल ग्रुप के साथ क्यों ब्रेक करेगा। ठीक है, सो आपके पास इस तरीके से वो स्टेबल है जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी आर बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है वो उतनी ज्यादा नॉन रिएक्टिव होती है। जिस तरह अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं, नोबल गैसेस स्टेबल है ना, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दे आर नॉन रिएक्टिव, इनर्ट इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट दैट इजीली। ठीक है, बिकॉज दे डोंट नीड टू रिएक्ट विद एनीथिंग, दे आर स्टेबल इनफ ऑलरेडी। ठीक है, सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन अदर हाइड्राइड्स। देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। बाकी हाइड्राइड्स के अंदर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर देन अदर हाइड्राइड्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर शोन बाय C5H12। ठीक है, तो C5 है आपके पास 5 कार्बन है, इसके आपने बताने हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज 3। आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज अल्फा। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड दैट इज 7.35, रेंज बता सकते हो 7.35 टू 7.45 होती है। ठीक है, सो आपके पास अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। 1 कैलोरी 4.18 जूल की। अच्छा एक और चीज यहाँ पे बता दो, कभी कभी वो एमसीक्यू ऐसे दे देते हैं 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू। ठीक है, ये चीज देख लेना कि किलो कैलोरी तो नहीं लिखा हुआ,
ठीक है, वरना आपके पास 4.18 जाउल की इक्वल होते हैं 1 कैलोरी। अगर किलो कैलोरी लिखते तो 4.18 जाउल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अ करेक्ट फॉर्मूला मस्ट ऑलवेज कन्फर्म टू द वैलेंसी रूल्स, तो वैलेंसी रूल पूरे करने चाहिए करेक्ट फॉर्मूला को। अल्फा इसमें आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय एजीमुथल। अगर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा होता है, साइज बता रहा होता है, n है, 2n है, 3n है, ठीक है, साइज बता रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बता रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बता रहा होता है, क्लॉकवाइज स्पिन है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ टू एटम्स इज लेस देन 1.7 तो बॉन्ड कोवेलेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर ई एन डिफरेंस आपके पास 2 से कम है, 1.7 से कम है, तो बॉन्ड आपके पास उसकी नेचर क्या होती है, दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। The geometry of H2S and its dipole moment are, तो H2S की ज्योमेट्री और डायपोल मोमेंट की अगर बात की जाए तो ज्योमेट्री इज एंगुलर, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है H2S, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके पास इसकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ठीक है, और इसका ज्योमेट्री भी क्या है, दैट इज एंगुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने देखने में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देती हूँ। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर्गॉन जो कि नीचे तक चलता रहेगा एंड तक सीरीज के, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो आपके पास आर्गॉन एंड तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3d1 4s2, यहाँ आ जाएगा 3d2 4s2, फिर मेरे पास यहाँ आ जाएगा 3d3 4s2 3d4 4s2, ठीक है। फिर यहाँ नहीं, ये नहीं होता, 3d5 4s1, दिस इज एन एमएलएस बिहेवियर क्रोमियम का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 नहीं होगा, 3d10 फिर एनामलस बिहेवियर 4s1 और यहाँ आ जाएगा 3d10 4s2, ठीक है। ये भी एनामलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, फेरस यानी आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे मेरे पास। 3D शेल ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 4, और मेरे पास इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, तो 1 2 3 4 मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दूसरा देखो ऑप्शन मैंगनीज +4, तो मैंगनीज से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल तो 2 यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे, तो मेरे पास 3d3 हो जाएगा, 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर देखो Cr+3, तो Cr से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, 1 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ सिर्फ 3 ही रह जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपके पास कॉपर+2, तो कॉपर से 2 निकाल दो, आपके पास यहाँ पे 1 ये निकल जाएगा, 1 यहाँ से, तो आपके पास 3d9 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसने पूछा था किसके अंदर है, दैट इज फेरस+2। आयरन के आयन के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 4। नेक्स्ट इज CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास क्या है, कीटोन है, ठीक है। अब इसके कार्बन एटम्स, अब हमें पता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है, दैट इज एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास कार्बन एटम्स है, तो 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अल्फा ऑप्शन एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड होता है, 6 कार्बन वाला है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। सिर्फ आपने कार्बन हाइड्रोजन के नंबर मैच करने हैं बस। बीटा ऑप्शन देखो अल्कोहल है, ठीक है। चार्ली ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेल्टा ऑप्शन C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी आपके पास कीटोन ही है बट ये आपके पास अनसेचुरेटेड है, और 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 वाला चाहिए था, ठीक है। सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी, ZN जरा भी, ठीक है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय कीटोन्स। तो कीटोन आपके पास फैलिंग, देखो ये चीज मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ बहुत दफा कि आपके पास ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फैलिंग सोल्यूशन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाता है मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है, खुद रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास जो फेलिंग्स है, टॉलेंस है, ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सो आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो करा देते बट कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाते। कीटोन्स आर अ लिटिल रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो रिडक्शन टू अल्कोहल, आपके पास कीटोन भी रिड्यूस होंगे तो अल्कोहल ही बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है आपके पास, कीटोन्स का होता है, यही रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन्स भी हो जाएगा बट फैलिंग सोल्यूशन है, टॉलेंट सोल्यूशन है, इनके साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लिथियम एंड बेरिलियम आर यूनिक इन सच अ वे दैट दे हैव हायर चार्ज डेंसिटीज व्हिच प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट ड्यू टू स्मॉल साइजेस। साइज स्मॉल है, अल्फा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफोम टेस्ट। आपके पास मिथाइल कीटोन्स देते हैं, आपके पास ये है जो दैट इज मीथेनॉल, ये नहीं देता, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। इथेनॉल देता है, मीथेनॉल नहीं देता, अल्फा करेक्ट आंसर है आपके पास। इफ कांस्टेंट टेंपरेचर कंडीशंस आर अप्लाइड टू अ गैस कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ द मास टेंड्स टू इंक्रीज बाय, अब वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, आपने आइसोथर्मल कंडीशन ली है, ठीक है। टेंपरेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ हियर। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसका मतलब अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिक्रीजिंग द अप्लाइड प्रेशर, अल्फा करेक्ट आंसर है। अमाइन आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, अल्फा करेक्ट आंसर है। वाटर इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एचएफ, हमें यह पता है कि आपके पास एचएफ जो आपके पास स्ट्रेंथ है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, एचएफ का ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एज कम्पेयर टू एचओ, ठीक है। बट आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एचएफ, क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर दो बन रहे होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और एचएफ के अंदर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बिना पर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में एचएफ ज्यादा है बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एचएफ से ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन काइनेटिक एनर्जी the kinetic energy, the molecules of an ideal gas at absolute zero will be, तो आपके पास absolute zero वो टेम्परेचर है दैट इज 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ टेम्परेचर जिसके अंदर आपके पास वॉल्यूम ही जीरो हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अच्छा ऑल्सो आपके पास जो एब्सोल्यूट जीरो दैट इज इन हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, एक्चुअली दिस टेम्परेचर कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस टेम्परेचर से पहले ही जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, तो गैस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी नहीं एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपके पास C2H4 दैट इज इथीन, तो इथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द वैल्यू n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, स्पिन माइनस हाफ इन द कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2 है, l इज इक्वल्स टू 1 का मतलब p है। तो हम 2p की बात करें, 2p के अंदर इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एज मेंशन्ड इन द कॉन्फिगरेशन, ठीक है। एल की वैल्यू दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यूज फॉर डिफरेंट सबशेल्स याद करनी होती है एस पी डी एफ के लिए, ठीक है। एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक है। तो पी जब एल इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है इसका मतलब पी सबशेल की बात हो रही है, ठीक है। सो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन नीचे दी हुई है 2p3, तो 3 अल्फा करेक्ट आंसर आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज दैट इज, अच्छा जब हम साइज की बात करते हैं ना, देखो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते, रिमूव हो रहे। अब एल्यूमिनियम उसके आउटर मोस्ट शेल में, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 3 का एलिमेंट है। सो आपके पास एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो जब आपने Al+3 कर दिया इसका मतलब पूरा का पूरा शेल आपने रिमूव कर दिया, आउटरमोस्ट शेल ही आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल से निकाल लिए, ठीक है। तो आपके पास साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एक तो शेल खत्म हो गया इस वजह से। दूसरी रीजन फॉर द डिक्रीज इन साइज इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, तो आपके पास वो जो बाकी इलेक्ट्रॉन थे उनको ज्यादा एनर्जी से पुल करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो साइज इंक्रीज हो जाता है एटम का, और आयन का, एटम तो वो रहता ही नहीं है, आयन रहता है, ठीक है। सो आपके पास अगर हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो आयन का साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो आयन का साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और एटम आपके पास उसका साइज तो चलो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। एटम तो न्यूट्रल होते हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं।
सो यहाँ पे Al+3 करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज्यादा है। पहली बात, F- इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसका साइज इंक्रीज करेगा। Na+ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, साइज डिक्रीज करेगा, बट इतना नहीं करेगा जितना Al+3 का करेगा। Mg+2 दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इसका साइज सोडियम से ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, बट एल्यूमिनियम से 3 हुए तो इसका सबसे ज्यादा छोटा होगा। Next is the quantum number plus half and minus half for the electron spin represent direction of the electron spin. ठीक है, clockwise या anti clockwise आपके पास होती है spin की direction, so आपके पास क्या correct answer क्या है, direction of electrons spin. चैप्टर कौन सा है? दिस इज सिंथ का मॉक टेस्ट। इट्स नॉट लाइक एनी सिंगल चैप्टर, मॉक है तो देयर इज लाइक 200 MCQs इन इट एंड फुल MDCAT बेस्ड मॉक बना हुआ है, ठीक है। पास पेपर एक्चुअली मैं कहूंगी इसको, दीज ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट आर ऑल फ्रॉम द पास्ट पेपर्स फ्रॉम सिंध, ठीक है। सो दिस इज पास्ट पेपर टेस्ट। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-bromobutane विद अल्कोहलिक KOH। आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी, यानी हाइड्रोजन भी निकाल रहे हो, हेलोजन भी निकाल रहे हो, तो आपके पास 2-butene बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। चार्ली इसमें करेक्ट आंसर है, दिस इज द रिएक्शन गिवन, ठीक है। आपके पास अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये होगा, मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, दैट इज 2-butene। 1 butene आपके पास मीट ईट प्रोप था, तो 1 butene है, दैट इज बेसिकली द माइनर प्रोडक्ट। Do we get the PDFs of this? No, you can't get the PDF, but you can visit the Premed's website for attempting this test for free. Also, I would suggest to attempt the test in the time test mode, ताकि आप लोग 3.5 hours के अंदर ही आप लोगों को पता चल जाए कि are you guys able to attempt all the questions in this particular time duration or not. Also, आपको जो end पे result sheet मिलेगी, उसके अंदर आपको ये approx time भी given होगा कि आपने एक MCQ approximately इतने time में attempt किया है, ठीक है। So if you guys need to, you know, इंक्रीज योर स्पीड, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इंक्रीज करनी चाहिए कि नहीं। पीडीएफ से इन चीजों का आइडिया होता नहीं है, तो आई थिंक सॉल्विंग इट ऑन वेबसाइट इज वे बेटर ऑप्शन देन यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ पीडीएफ और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल से आपने एसिटाल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो आपने क्या करवाना है, देखो आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा ना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन डीहाइड्रोजिनेशन लिखा हुआ है ना, लॉस ऑफ प्रोटॉन कह दो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन कह दो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन डीहाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब डीहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो आपने ऑक्सीडेशन करवा दी, इथाइल अल्कोहल की एसिटाल्डिहाइड बन गया, डीहाइड्रोजिनेशन इज करेक्ट आंसर। Which of the following is formed when excess of ethyl alcohol is treated with concentrated H2SO4 at low temperature? तो low temperature पे डायमिथाइल ईथर बनता है, high temperature पे आपके पास अल्कीन बनेगा, ठीक है। Which of the following will give iodoform test on the treatment with Na2CO3 and I2, that is acetone। मिथाइल कीटोन्स देते हैं iodoform test, बाकी कीटोन्स नहीं देते। बाकी ऑप्शन में भी देखो, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, दैट इज ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथेनॉल इज अल्कोहल, मिथेनॉल नहीं देती है आयोडोफोम टेस्ट, ठीक है। सो आपके पास एसीटोन करेक्ट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया था आपने, ठीक है, तो आपके पास एक कार्बन वाला, अच्छा उसने दिया ही नहीं है कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड दिया था, बट उसने ऑप्शंस के अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, बीटा ऑप्शन, ठीक है। मिथेनॉल इज अल्कोहल, एसीटोन इज कीटोन, एसिटाल्डिहाइड इज एल्डिहाइड, ठीक है। सो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन के अंदर है तो हम उसी को चूज करेंगे। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू प्रोड्यूस एसीटोन, दैट इज कैल्शियम एसीटेट। उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करा के आप एसीटोन बना सकते हो। Elimination reaction between alkyl halide and strong bases take place by two mechanism, E1 and E2. How many steps are involved in each of these? तो E1 के अंदर दो steps होते हैं, E2 is a single step, ठीक है, जिस तरह SN1 SN2 होता है, ठीक है। सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है। Which of the following is an example of tertiary alkyl halide? Tertiary alkyl halide का क्या मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच हुआ है, ठीक है। हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 2-chloro-butane, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 2-chloro, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है फर्दर 2 कार्बन से अटैच हुआ है, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी। फिर हाइड्रोजन 7 वैलेंसी पूरी करने के लिए लगा देना जितने भी लगेंगे, ठीक है। फिर है 1-chloro-2-methyl पेंटेन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है, और 1-chloro, यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया, 2 पे मिथाइल लगेगा CH3, बाकी हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए लगा देना, ठीक है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हुआ है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी। फिर आपके पास है 2-bromo-3-methyl ब्यूटेन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, 2-bromo, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है एंड 3 के साथ मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच हुआ है, दिस इज सेकेंडरी, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखो, 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है,
टू ब्रोमो, यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया, टू ही के साथ मिथाइल भी लगा हुआ है CH3, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगा देना वैलेंसी पूरी करने के लिए। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ब्रोमीन इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन फर्दर 1 2 3 कार्बन से अटैच हुआ है, दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। टर्शियरी कार्बन हो गया, और टर्शियरी कार्बन के साथ अल्काइल हैलाइड आपके पास, टर्शियरी कार्बन के साथ हैलोजन अटैच हुआ है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हो गए 100 MCQs कंप्लीट। इसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अ 1 minute ब्रेक। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स। किसी MCQ में मसला है तो MCQ नंबर मेंशन कर दो। अभी अभी तक जितना भी पढ़ा, अगर कोई भी MCQ में कोई भी मसला आ रहा है, यू गाइस कैन लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स। अगर कोई मसला नहीं है तो डू लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स एज वेल। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। Moving to the next question, it is radius of first orbit of hydrogen is 0.53 angstrom, which orbit has the radius 4.77 angstrom, ठीक है। रिपीट कर दें एक बार, MCQ बता दो, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो आपके पास होता है 0.59 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 53 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आप किससे आप डिवाइड, मतलब देखो अगर हम यहाँ 0.52 इंटू 4 कर देते हैं, दैट इज फॉर सेकेंड ऑर्बिट, आपके पास आंसर क्या आएगा? 4 2 8, 5 4 20, 0 2 कैरी, 4 0 0, 2.08, ठीक है। थर्ड के लिए आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.52 इंटू 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर ले लिया, 9 आ गया। 9 2 18, 8 1 कैरी, 5 9 45 46 6 4 कैरी, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4.68 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.77, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0.52 लिया है, अगर मैं 3 लेती 0.539 होता है तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आता, ठीक है। सो मेरे पास थर्ड ऑर्बिट का ये आ जाएगा रेडियस, मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया, इस तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हो। Which of the following has one orientation in space and magnetic field s orbital? इसकी आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1836 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। सो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक, मास ऑफ प्रोटॉन इज लाइक 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन का मास रखो ना तो प्रोटॉन का मास बनता है, और 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास रखो ना तो न्यूट्रॉन का मास बनता है, ठीक है। सो आपके पास 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, एंड 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, ठीक है। सो आपके पास डिफरेंट क्या है, आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, और एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास इसमें क्या चीज डिफरेंट है? नंबर ऑफ शेल्स। देखो आपने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक शेल उसका निकल गया, मैग्नीशियम से 2 निकाले, उसका भी एक शेल निकल गया, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, उसका भी एक शेल निकल गया, ठीक है। ये सारे सेम पीरियड से, इसका मतलब इनका नंबर ऑफ शेल्स आपके पास क्या है? सेम, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इनके क्या होंगे? आपने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो तब उनकी शेल्स जाके सेम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, ठीक है। इसमें आपके पास 11 थे, एक निकाला 10 हो गए, 12 थे, 2 निकाला 10 हो गए, 13 थे, 3 निकाले 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, इसका प्रोटॉन नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन नंबर के अंदर डिफरेंस कोई चेंज नहीं आता। सो आपके पास डेल्टा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईयूपैक नेम ऑफ स्टेरिक एसिड, दैट इज ऑक्टाडेकिनोइक एसिड। स्टेरिक एसिड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्टा डेकेनोइक एसिड इसका आईयूपैक नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन की ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एसीटोन के अंदर 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन लेस देन द कीटोन, ठीक है। सिंस एसीटोन has 3 carbon it will form the carboxylic acid with 2 carbon atoms which is ethanoic acid या एसिटिक एसिड। इस तरीके से देखो आपके पास एसीटोन से क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है।
सो आपके पास यहाँ पे आपने क्या लिया था, एसीटोन लिया था, तो आपके पास क्या बना, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ अल्फा बीटा डाइमिथाइल वैलेरिक एसिड, दैट इज 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, सो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, दैट इज अल्फा बीटा डाइमिथाइल वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड क्या होता है, पेंटेनोइक एसिड का नाम है। अल्फा बीटा यानी 2-3 पोजीशन पे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 इज द कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन। ठीक है, एंड दैट इज नॉट अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। ठीक है, तो अल्फा बीटा डाइमिथाइल, इसका मतलब 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड आपके पास करेक्ट आंसर होगा। Next is valence shell electronic configuration of element is 4s2 4p1, to which group does the element belong? ठीक है, तो आपने ये बताना है कि कौन से ग्रुप से ये एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, एस में 2, पी में 1, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड ग्रुप से दैट इज ग्रुप 3 है, डेल्टा करेक्ट आंसर है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विद क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। ठीक है, आपके पास बीटा करेक्ट आंसर है। SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड की आपके पास नेट डायपोल मोमेंट 0 होती है। ठीक है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपके पास SO2 एंगुलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सल्फर, और वो आपके पास पोलर भी होता है। ऐसे करके स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है, ठीक है, और SO2 ऐसे बनता है, लाइक दिस। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर एंड SO2 इज एंगुलर। नेक्स्ट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम्स इन इथाइन। इथाइन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइन है। Which of the following reaction has same value of Kc and Kp? तो आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वाली साइड पे सेम होते हैं, तो Kp और Kc की सेम वैल्यू है। अल्फा ऑप्शन में प्रोडक्ट में आपके पास 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में 4। बीटा ऑप्शन में प्रोडक्ट में 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में 1। चार्ली ऑप्शन में प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स है। और डेल्टा ऑप्शन में देखो प्रोडक्ट में 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में 3। ठीक है, सो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसमें सेम है, दैट इज चार्ली ऑप्शन। डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी, Kp Kc इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, सो अगर हम हेबर्स प्रोसेस की बात करें और अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हमने करवानी है, तो हम कैसे करवाएंगे, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करती हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी मैं प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन करवा रही हूँ। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देती हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नॉट फॉरवर्ड, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ब्रेकडाउन होगा, उसकी यील्ड इंक्रीज नहीं होगी। डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर मैं प्रेशर कम करती हूँ तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ठीक है, सो आपके पास अमोनिया वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। N2+3H2 गिव्स यू 2NH3 होता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट पे 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में 4 मोल्स है। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट मेरे पास टूटेगा, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, यील्ड डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। डेल्टा करेक्ट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में। Next is when benzene reacts with isopropyl alcohol in the presence of AlCl2 as Lewis acid, the product formed is isopropyl benzene, that is Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, तो आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यूज किया, दैट इज फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसाइल हैलाइड अगर आप यूज करते कोई सा भी तो फील्ड क्राफ्ट इसाइलेशन होता। नेक्स्ट इज बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू अल्काइलेशन, नाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेंजीन के अल्काइलेशन कराओगे तो आपके पास मिथाइल बेंजीन से बन गया, नाइट्रेशन करवाओगे और फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से आपके पास देखो जब नाइट्रेशन करा दी तो आपके पास नाइट्रो ग्रुप भी अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन से जो आपके पास मिथाइल ग्रुप था वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल बेंजीन है आपके पास, कोई भी अल्काइल बेंजीन, उसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास बीच में नाइट्रेशन भी करवा दी, जिसकी वजह से ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना। क्यों, क्योंकि जब अल्काइलेशन के बाद आपने नाइट्रेशन करवाई ना, तो नाइट्रो ग्रुप जो है, क्योंकि आपके पास एक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा। ठीक है, और जब फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई तो आपके पास जो मिथाइल ग्रुप था जो बेंजीन के साथ अटैच हुआ था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड प्रोडक्ट बनेगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। आइसोप्रोपाइल है, इसका मतलब आपके पास ऐसे करके यहाँ एक ब्रांचिंग हुई हुई है। ठीक है, सो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन बाय KMnO4। आपके पास बेंजोइक एसिड, टोलुइन होता है क्या है, आपने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया उसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी।
अगर आप मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच करोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन कराने के बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बेंजीन के साथ अटैच हुआ, दैट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो टोलुइन की ऑक्सीडेशन आपने करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ठीक है, बेंजोइक एसिड बनेगा। आइयूपैक नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। क्लोरोफॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन आपके पास क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको कहा जाता है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन तो आपके पास हो गया। Which of the following produces maleic anhydride on oxidation, that is benzene? Benzene की ऑक्सीडेशन कराओ, maleic anhydride बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 निकाल लेते हैं। आपके पास यहाँ पे है K2MnO4, पोटेशियम हाँ लीने की, +1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू +1 कर देती हूँ इस 2 की वजह से। ठीक है, मैंगनीज X +4 ये लिखा, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ठीक है, नेट चार्ज आपके पास पूरे कंपाउंड के ऊपर 0 है तो इज इक्वल टू 0 लिखूंगी। मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2 + x -4 2 8 इज इक्वल्स टू 0, x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6। -6 यहाँ से इक्वलिटी की दूसरी साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज चार्ली। फिर द गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ, इफ प्रेशर डबल द वॉल्यूम बिकम्स। बॉयल्स लॉ ओबे कर रही है, प्रेशर आपने क्या कर दिया 2x कर दिया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर आपने 2x किया, वॉल्यूम 1/2x हो जाएगा। प्रेशर आपने डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास 1/2 अल्फा करेक्ट आंसर है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू ह्यूमन आईज, दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, विजिबल लाइट की, दैट इज अल्फा ऑप्शन। Two different types of waves that exist in universe, which one of the following do not need a material medium to travel? तो आपके पास लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। आपके पास बिटवीन द सन एंड अर्थ देयर इज वैक्यूम, देयर इज नो मीडियम देयर, बट लाइट तो आपके पास सन से अर्थ के पास आ रही है ना, दिस मीन्स आपके पास लाइट वेव्स को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। साउंड वेव्स को चाहिए मीडियम। ठीक है, साउंड भी तो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो साउंड भी तो प्रोड्यूस हो रही होगी, बट वो अर्थ तक नहीं आ रही। ठीक है, बिकॉज दे नीड मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। वाटर वेव्स को भी चाहिए, अर्थक्वेक वेव्स को भी चाहिए। इफ अ कार कोलाइड्स विद अ हाउस फ्लाई, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? देखो, जब हमने ये वाला केस पढ़ा था ना, तो हमने कहा था कि आपके पास वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आएगा। यहाँ उसने फोर्स का पूछा है, तो फोर्स इक्वली होगी। Every action has a reaction equal in magnitude but opposite in direction according to Newton's third law। तो फोर्स आपके पास जितनी कार ने एक्सपीरियंस की है उतनी ही हाउस फ्लाई भी एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स सेम है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी चेंज कर जाएगी बस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कंडक्टर carrying a current I has a length L when it is placed in magnetic field at 90 degrees Celsius it experience force F is equals to ILB sin theta होता है। ठीक है, F is equals to ILB cos theta। ठीक है, फॉर्मूला चैट बॉक्स में लिख के बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, F is equals to ILB sin थीटा होता है या cos थीटा होता है, जल्दी से लिख के बताओ। साइन 91 की इक्वल होता है, F is equals to ILB sin थीटा होता है। ठीक है, सो साइन 90 हो गया, आपके पास क्या बन जाएगा 1। ठीक है, सो ILB इंटू 1 कर दोगे, ILB आ जाएगा, या BIL कह दो, LIB कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अल्फा करेक्ट आंसर है। रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, यहाँ अभी हमने ऊपर लिखा था ना, कहाँ लिखा था, ये थर्ड ऑर्बिट का 0.529 इंटू एन का स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो 0.529 इंटू 3 होल स्क्वायर या 0.529 इंटू 9 कर दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है। करेक्ट आंसर इज अल्फा। ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम करस्पॉन्ड टू द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी सबसे कम होती है, स्टेबल होती है ग्राउंड स्टेट सबसे ज्यादा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग इन सच अ वे दैट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड व्हेन इट्स पार्टिकल रीचेस टू एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, mgh, जितनी हाइट ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। मीन पोजीशन पे तो हाइट है ही नहीं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट सबसे ज्यादा है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होते है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाती है, कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर नीचे आती है। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक गई, फिर नीचे आई। ठीक है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, बट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि वहां से उसने दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना है ना। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि सबसे टॉप पे जाके ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, रुक जाता है।
हाउ विल कार वेलोसिटी चेंज बाय कोलाइडिंग विद अ ड्रोसोफिला? आई एम स्टक इन दैट। अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो। 129 पे। अभी रुको मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, अभी यही था ना, ये वाला क्वेश्चन था। देखो अगर आपके पास कार कोलाइड करेगी ना विद अ हाउस फ्लाई, तो आपके पास कार की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि देखो ये वाली एग्जांपल ले लो, अगर एक गाड़ी जा रही है और एक मक्खी जा रही है और गाड़ी मक्खी से टकराती है या मक्खी गाड़ी से टकराती है, व्हाटएवर, ठीक है, तो गाड़ी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार, बट द वेलोसिटी ऑफ ड्रोसोफिला दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज, ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द कार हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ड्रोसोफिला, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे उसने वेलोसिटी नहीं पूछा, यहाँ पे द क्वेश्चन the examiner is asking that is basically about the force, तो आपके पास एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है ना, दैट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। यहाँ उसने फोर्स का पूछा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कार इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ड्रोसोफिला, ठीक है, फोर्स दोनों की सेम है, बट आपके पास वेलोसिटी कार की चेंज नहीं होगी ड्रोसोफिला के टकराने की वजह से, या आपके पास कोई भी हाउस फ्लाई उसकी टकराने की वजह से जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। हाँ हाउस फ्लाई की वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, वो ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। मतलब अगर लेट्स से गाड़ी की तरफ आ रही थी हाउस फ्लाई, तो फिर गाड़ी से दूर जाना शुरू हो जाएगी हाउस फ्लाई, फिर ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज, हाँ, when an electron and its antiparticle positron come close to each other they completely convert into radiation, gamma ray photon बना देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को पेयर एनिलेशन कहते हैं। अगर आपके पास पेयर बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहे, तो दैट इज पेयर प्रोडक्शन, एक पेयर बना है आपके पास जब गैमा रे फोटोन टूटा। अब अगर आपके पास आप क्या कह रहे हो, अगर आप अब कोलिजन करवा रहे हो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन और आपके पास दो गैमा रे फोटोन बन रहे हैं, दैट इज पेयर एनिलेशन। अब आप पेयर को एनिलेट करा के मैटर बना रहे हो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फिनोमेना इन व्हिच सर्टेन एलिमेंट एमिट इनविजिबल रेडिएशन, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। वही वाली बात, एक एलिमेंट अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन या बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल है तो गेन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियस की वजह से अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा, इमिट करेगा रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, ठीक है। दिस process is known as radioactivity. This phenomena is called radioactivity. Gamma rays are emitted from the nuclei of radioactive element. They are nothing but high energy electromagnetic radiations. Gamma rays आपके पास fast moving photon है, ठीक है, high energy photon होता है, so high energy electromagnetic radiation alpha correct answer है। Next is, if a transformer is connected to 120 volt AC, it supplies 300 volt to a device. Current number of turns आपने secondary winding के अंदर find करने हैं। एक सेकेंड रुको, डेटा लिखते हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट एसी, इट सप्लाइज 300 वोल्ट टू अ डिवाइस, ठीक है। आपके पास करंट थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग, आपके पास इन द करंट थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, अच्छा ठीक है। करंट थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग उसने दिया हुआ है आपके पास, आप यहाँ पे लिखो आई एस किसके इक्वल आ गया, करंट थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग 0.06 एम्पेयर के, आई पी किसके इक्वल आ गया, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट 2 एम्पेयर। फिर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग दैट इज इक्वल टू 400, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एन पी डिवाइडेड बाय एन एस इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाय आई पी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स और वेलोसिटी वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का इनवर्स, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एन एस फाइंड करना है, तो मैं फॉर्मूला इस तरह लिख देती हूँ, एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाय आई एस, ठीक है। उलट करके लिख दिया, एन एस मैंने फाइंड करना है, एन एस इज इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाय आई एस मल्टीप्लाई बाय एन पी, वैल्यूज पुट करते जाओ, 2 डिवाइडेड बाय 0.06 सेकेंडरी है ना, ये डिवाइडेड बाय हाँ इंटू 400, 4 2 जार 8, 800 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। वीपी वी एस ओवर वीपी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। यहाँ पे आपने क्या करना है, वी एस वीपी की वैल्यू दे दी है, एनपी की वैल्यू दे दी, आई एस आई पी की भी दे दी है, सो आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। एन एस डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसने वोल्टेज से किया हुआ है, हम करंट से सॉल्व करें, ठीक है। फिर आंसर तो आ जाना चाहिए।
4 2s are 8, यहाँ पे आपके पास 0.06 है कनेक्टेड टू एंड इट सप्लाइज V से ही कर लेते हैं, वोल्टेज से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्टेड टू VS आपके पास कितना है, सेकेंडरी सप्लाइज 300 वोल्ट और VP आपके पास कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS आपने फाइंड करना है और आपके पास NP की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 400, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं, NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP, ठीक है। तो NS ओवर 400 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 400 आ जाएगा, 4 3 आर 12, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 12 12,000, करेक्ट आंसर क्या आ गया 1000। सो आपके पास 1000 टर्न्स, दैट इज बीटा करेक्ट आंसर है, ठीक है। IBS अकर बच्चों सिलेबस सेम है, IBS अकर का सिलेबस नहीं है कोई, आपके पास सिलेबस तो सेम है ना, जो आपके पास एमडी कैट का सिलेबस था स्टिल वही सिलेबस है, सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा, जस्ट कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो रही है, बुक भी आप ही की यूज होगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी का पैटर्न थोड़ा देखना है। तो IBS अकर के जो पास पेपर है ना वो 2001 के हैं और उससे पहले के हैं, उसका और अभी के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, तो इट्स नॉट लाइक आप उसी के सारे पास पेपर्स उसके पास पेपर करो जरूर, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक ऑलवेज गोइंग टू बी द केस कि उसका हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट होगा टू द सिलेबस दैट इज वैलिड टुडे। 2001 और 2024 का सिलेबस डिफरेंस तो होगा ना, ये वाला पॉइंट कह रही हूँ सिर्फ। तो IBS अकर के 2 पास पेपर प्रीमेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसको एक दफा गो थ्रू कर लो, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग टू गो थ्रू देम जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कंडक्टिंग बॉडी इज गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम, ठीक है। बट आपके पास जो नॉर्मल पास पेपर्स है उनको भी सॉल्व करो, बिकॉज ये जो अभी 2-3 साल पुराने 5-6 साल पुराने पास पेपर दैट इज मोर रेलेवेंट टू द MD कैट सिलेबस, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका बीटा है। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपका आंसर हो गया होगा। Next is 1 kilowatt hour is equivalent by a factor of 3.6 megajoules, 3.6 into 10 raised power 6 कह दो, that is alpha option. Sum of all forms of molecular energies in thermodynamic system, that is internal energy, fact based question है। Bohr theory of hydrogen atom, only those atomic elements with the radii p atomic shell n around the nucleus are allowed in which the angular momentum energy divided by 2 pi की equal है। बोहर की आपके पास स्टेटमेंट है ये। यूनिट टू एक्सप्रेस वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज देखो, वर्क पर यूनिट चार्ज किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर, ठीक है। तो आपके पास दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूनिट क्या होता है, दैट इज वोल्ट। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज अल्फा। इन विच स्पेक्ट्रल लाइंस इज फार यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फाउंड, तो यूवी रीजन आपके पास किसके अंदर होते हैं, लाइमन, लाइमन लाइज इन द यूवी रीजन, लाइमन बाल्मर विजिबल, पैस्टन पी फन ब्रैकेट इंफ्रारेड के अंदर लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ओम लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर इज रिमेन कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा तो ही ओम लॉ वैलिड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू डीसी करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स इंटेंसिटी, दैट इज स्टेडी करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 1 जूल पर सेकंड इक्वल है 1 वॉट के वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, जूल वर्क डन का, जूल आपके पास वर्क डन का यूनिट है और सेकंड आपके पास टाइम का यूनिट है। वर्क डन पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है, पावर के, जूल पर सेकंड किसके इक्वल है, वॉट के, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। समझ आ गई ये वाली बात। सो 1 जूल पर सेकंड वॉट की इक्वल है क्योंकि वोल्ट वर्क डन पर यूनिट टाइम किसकी इक्वल होता है, पावर के। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन, दैट इज h डिवाइडेड बाय लैम्डा, या h आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से दोनों तरीके बता देती हूँ। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, जैसे आप लिखते हो c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज c बाय एफ, ठीक है। सो आप यहाँ पे कह रहे हो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h ओवर लेमडा, तो आप लिख सकते हो h डिवाइडेड बाय लेमडा, h डिवाइडेड बाय लेमडा की जगह लिख दो c बाय एफ, फिर यहाँ पे हो जाएगा h मल्टीप्लाई बाय f डिवाइडेड बाय c, तो h f बाय c की इक्वल भी होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, h ओवर लेमडा की इक्वल भी होता है, दोनों सेम बात नहीं, ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 3 into 10 raised power minus 7, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, v is equals to f lambda, f is equals to v over lambda, ठीक है। v क्या होती है 3 into 10 raised power 8
ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻7, 3 कैंसिल आउट हो गए, 10⁸ माइनस इंटू आपके पास -7 आ जाएगा। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडेड बाय ईच अदर देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। -7 इसके साथ ऑलरेडी है, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, 10⁸ प्लस 7 आ जाएगा, 7 7 14 प्लस 1 15, 10⁻15 करेक्ट आंसर है। 1 into 10⁻15 कहते हैं, 10⁻15 हर्ट्ज कहते हैं, दैट इज चार्ली ऑप्शन। Energy of the light is determined by the frequency is equals to hf. Energy is directly proportional to the frequency. On which principle does the transformer works? Mutual induction. ठीक है, if one transformer has 500 turns on the primary coil, 250 on the secondary coil, अगर आपके पास number of turns in the primary coil is greater than number of turns in the secondary coil, that is a step down. ठीक है, so output voltage is half the input voltage. Output voltage कम है, that is a step down transformer. Number of turns and voltage is directly proportional. अगर आपके पास number of turns double है प्राइमरी कॉइल के और आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल की, इसका मतलब वोल्टेज भी डबल होगी प्राइमरी कॉइल की और हाफ होगी सेकेंडरी कॉइल की। नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, बी है। ठीक है, इसने लिखा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला लिखती हूँ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड लाके डिवाइड कर दो, किसकी इक्वल है, बी के इक्वल है। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और यूनिट एरिया का, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज यूनिट एरिया, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी भी यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है, दैट इज फ्लक्स। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज का मतलब डेल्टा लगा दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डेल्टा आर, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इन बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, आपने एनर्जी लगाई 1 मूविंग इन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई by the application of 1 volt, that is basically equal to 1 electron volt. Which laws explain the relation between the amount of charge and the force between them, that is Coulomb's law. कितना force between the two charges measured by Coulomb's law. F is equal to k q1 q2 divided by r square is the formula. 1 न्यूटन पर कूलम 1 वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। न्यूटन पर कूलम का क्या मतलब हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसकी इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। वोल्ट पर मीटर का क्या मतलब हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट रेडियस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोनों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है, तो दोनों यूनिट भी क्या होंगे, सेम होंगे। डिफरेंट फॉर्मूला, सेम यूनिट डिराइव किए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज एक्टिंग अपॉन अ फोर्स, आपके पास होता है F इज इक्वल्स टू एम ए। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय m। फोर्स आपके पास कितनी है, F इज इक्वल्स टू m ए आपने फाइंड करना है ना। फोर्स 10 न्यूटन है, इसको डिवाइड कर दो 0.5 से। ठीक है, मास आप किलोग्राम में ही लेते हो। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 0.5, 10 डिवाइडेड बाय 5/10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10/5, 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 2 10, 0 20 करेक्ट आंसर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, चेंज डेल्टा लगा दो, लीनियर मोमेंटम अप्लाइड फोर्स की इक्वल है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इज radiations are dangerous to living organisms because they damage the cell by producing ions in the cell। ठीक है, तो आपके पास आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं सेल्स के अंदर, जिसकी आयनाइज कर लेते हैं रेडिएशंस बेसिकली सेल्स को, जिसकी वजह से क्या हो गया, they can be dangerous to the living cells. Which of the following result in the centripetal acceleration produced in a body, that is change in direction of velocity। velocity की डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेल्टा करेक्ट आंसर है। 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज की इक्वल है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हील ऑफ अ बाइक रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अचीव, अच्छा सॉल्व करते हैं। रेस्ट से रोटेट करे, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अचीव फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपके पास कितनी हो गई, दैट इज 6.28 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, टाइम आपके पास कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, 6.28
दैट इज फाइनल माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास 3.14 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, दैट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट इज रेशियो बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस इज इक्वल टू, तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी रेशियो आपने लेना है, लीनियर वेलोसिटी v और रेडियस का, तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज v ओवर r, ठीक है, तो v ओवर r किसकी इक्वल है, ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी के। Next is which law has graph similar to the graph of isothermal process, Boyle's law। isothermal Boyle's law में भी temperature constant रखा हुआ है ना, तो ग्राफ उसका isothermal के जैसा ही होता है। Which of the following are application of Doppler's effect signals sending radar signals, that is Doppler's effect का application delta correct answer है। longitudinal wave exhibit the phenomena of superposition of waves, fact based question है, ठीक है, आपके पास डेल्टा करेक्ट आंसर है। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के अंदर नो हीट एक्सचेंज, तो कंप्लीट हीट इंसुलेशन होती है, अमाउंट ऑफ हीट आपके पास क्या होती है, चेंज नहीं हो रही होती। स्टेटमेंट दैट इज बेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ सरफेस, आपके पास एक अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए फ्लक्स की बात करें तो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सरफेस इन विच द चार्ज इज इनक्लोज्ड, ठीक है, सो आपके पास दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, करेक्ट आंसर क्या है, चार्ली। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज नहीं होता फ्लक्स का, आपके पास टोटल चार्ज पर मीडियम एप्सिलॉन नॉट ये फार्मूला होता है, तो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करे, टोटल चार्ज के ऊपर, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करे, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, बट आपके पास शेप क्या है उस सरफेस की जिसके अंदर चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंजर्व्ड, न्यूक्लियर नंबर जो है आपके पास वो हमेशा ही कंजर्व हो रहा होता है, ठीक है, चाहे जो कोई सा भी डिके आप करवा रहे हो। Which of the following expression is constant for the freely falling body, that is mgh plus half mv square, mgh is potential energy, half mv square is kinetic energy, potential energy plus kinetic energy total energy की बात हो रही है, तो अगर हम freely falling body की बात करें total energy उसके अंदर क्या हो रही होती है, कंजर्व हो रही होती है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट वेलोसिटी की इक्वल होता है, या स्पीड कह दो वेव की। Two bodies of masses 10 kilogram and 40 kilogram are dropped from the same height at the same time, value of which of the following remains the same during the motion of two bodies, acceleration, masses दोनों के same है, but आपके पास under the influence of gravity दोनों bodies नीचे आ रही हैं, तो acceleration due to gravity that is going to be same, g की value 9.8 meter per second square होगी, that is approximately equal to 10, ठीक है। Next is a body of mass 4 kilogram is moving a circle of radius 2 meter, if the body moves around a complete circle, work done by the body। देखो आपके पास एक mass of the body is moving a body in a circle, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है क्योंकि आपके पास एंगल बिटवीन द वर्क डन एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्स इस तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इस तरह, एंगल कितना 90 डिग्री, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, दैट इज जीरो। 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल की इक्वल होता है। स्टैंडिंग वेव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज एन एंटी नोड, दिस इज एन एंटी नोड, दो नोड्स या दो एंटी नोड्स का डिस्टेंस ले लो, दैट इज हाफ वेवलेंथ। देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये पूरी वेव है, इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, दिस इज लेमडा बाय 2, दिस इज ऑल्सो लेमडा बाय 2, ठीक है। अगर मैं इस पूरी की बात करूं दैट इज लेमडा, ठीक है। सो अगर मैंने एक नोड से दूसरे नोड की बात की दैट इज हाफ वेवलेंथ, अगर यहाँ से एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड की भी बात करें दैट इज ऑल्सो हाफ वेवलेंथ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये क्वार्टर हो गया ना, so this is lambda by 4, 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 ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक यानी दो lambda by 4 आपने ऐड कर देने, आपने क्या lambda by 4 प्लस lambda by 4, करेक्ट आंसर क्या आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2 lambda by 4, तो आपके पास 2 1 2 2 2 4 क्या आ गया lambda by 2, इसका मतलब lambda by 4 में lambda by 4 ऐड किया, ये भी किसकी इक्वल है, lambda by 2 यानी हाफ वेवलेंथ की इक्वल है। आई होप इट ऑल मेक सेंस। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन या कोई भी क्वेरी है तो गाइस कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स में, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड इज 50 हर्ट्ज, फोर्थ हार्मोनिक में कितनी होगी, तो आपके पास एन एफ होती है वैल्यू, ठीक है। तो 4 इंटू 50 कर लोगे तो 200 करेक्ट आंसर आ गया। फोर्थ हार्मोनिक है, एन की वैल्यू 4 है, एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है, तो 4 इंटू 50 दैट इज 200 हर्ट्ज। Ball is thrown horizontally with 19.6 meter per second. After 2 seconds, its horizontal velocity same रहेगी आपके पास। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, ठीक है। सो आपके पास 19.6 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। थ्रेटनिंग का सिनोनिम क्या है, एग्रेसिव, पीसफुल, फ्रेंडली, जेंटल, तो इसके बिल्कुल एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू बियर द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। अल्फा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट इन द फॉलोइंग ऑप्शन क्विकली बिफोर द रेन स्टार्टेड, दिस इज अ फ्रेगमेंट, ही वेंट टू द स्टोर,
पूरा जुमला है। द कैट इज सिटिंग ऑन अ विंडो, ठीक है, शी हैड अ डिलीशियस मील, बाकी सारे सेंटेंसेस है, बीटा ऑप्शन इज अ फ्रेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट विद इनकरेक्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी। इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, अपॉस्ट्रोफी लगी भी नहीं है इट्स के साथ, ठीक है, चार्ली में ये मिस्टेक है, बाकी सारे सही है, मैरीज बुक, डॉग्स लीश, चिल्ड्रंस टॉय, ठीक है। Which sentence demonstrate the correct use of past tense? She had finished his homework before dinner, ठीक है, she will go to the store yesterday, yesterday नहीं ना, tomorrow कहो, will लगा रहे हो, they will be eating lunch now, now लगाया इसका मतलब present tense है, और होना भी कौन सा वाला चाहिए, present continuous, now is the marker कि present continuous tense की बात हो रही है, we are meeting them tomorrow, ठीक है, तो वी विल बी मीटिंग देम टुमारो होना चाहिए, सो आपके पास चार्ली ही सही आंसर है, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। Which of the following sentences has correct word order? She usually goes for jogging in the evening, सही है, in the evening goes, she usually for jogging, she goes to the usually for jogging evening, usually she go, usually she for jogging goes in the evening, बाकी जुमले पढ़ के ही समझ आ रहे हैं कितना गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। What will be the suitable response to the question how was your day at school? It was great, thanks for asking, यही हो सकता है। I'm going to park नहीं होगा, my favorite subject is math, I don't like school, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द एरर इन सेंटेंस हिज द कार इज रेड, तो हिज द कार में मिस्टेक है, हिज के बाद द नहीं आना चाहिए, हिज कार इज रेड होना चाहिए, तो वर्ड ऑर्डर इज इनकरेक्ट, इट शुड बी हिज कार इज रेड, ठीक है। एंटोनिम ऑफ जेनरस दैट इज सेल्फिश, जेनरस का मतलब होता है, मतलब एंटोनिम है सेल्फिश, जेनरस का मतलब होता है शाह खर्च कह दो, ठीक है। चैरिटेबल, बेनेवोलेंट, काइंड, ठीक है, ये इसके सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स हैं, नॉट द एंटोनिम, सो सेल्फिश इज गोइंग टू बी द एंटोनिम। द सन बिगन टू राइज behind the mountains casting a warm and beautiful glow across the valley, अल्फा करेक्ट आंसर है। after a long day at work Sarah found solace, इसका मतलब पीस इन हर फेवरेट बुक escaping into the captivating world, अल्फा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू नीड एनीथिंग, अब एक बंदा कुछ बोल रहा है, आप उसकी बात कोट कर रहे हो, तो आपको कोटेशन मार्क यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और बीच में कॉमा लगेगा, डेल्टा करेक्ट आंसर है, बाकी में कोटेशन मार्क यूज ही नहीं हुआ हुआ। विच सेंटेंस हैज करेक्ट ग्रामेटिकल एंड स्टाइल स्ट्रक्चर, देयर प्लेइंग सॉकर, सही है, द प्लेइंग सॉकर नहीं, देयर THEIR, देयर इज रिप्रेजेंटिंग पोसेशन, ठीक है, उनका होता है THEIR देयर, ठीक है। दे हैव प्ले सॉकर, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, मिस्टेक है। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी इन पोजेसिवनेस, द कैट्स टॉय, बिल्ली का खिलौना, ठीक है, सो अपॉस्ट्रोफी यहाँ लगेगा। अगर प्लूरल होता, ढेर सारी बिल्लियों के खिलौनों की बात हो रही होती, तब आप एस के बाद अपॉस्ट्रोफी पुट करते हैं, एक सिंगल बिल्ली की बात हो रही है तो आप पहले अपॉस्ट्रोफी पुट करोगे और फिर एस पुट करोगे, ठीक है। डेल्टा में भी वही मिस्टेक है जो चार्ली में है, कार्ड्स टॉयज यहाँ पे लिखा हुआ है कैट की जगह, ठीक है, सो बीटा करेक्ट आंसर है। ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, तो ओल्ड ओ आपके पास क्या है, दैट इज अ वॉवल, उसके साथ आपने क्या यूज करना है, एन यूज करना है, तो ही लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, बीटा करेक्ट आंसर है। शी इज गुड एट कुकिंग इन द किचन, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द कैट आर स्लीपिंग, कैट इज होना चाहिए था, द कैट्स इज, बीटा ऑप्शन में कैट्स है तो आर होना चाहिए था, द कैट्स हैज स्लीपिंग नहीं हो सकता, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, so the cats are sleeping, डेल्टा करेक्ट आंसर है। Nobody known when fiction started, perhaps the first storyteller was prehistoric mother trying to explain the world to her children, or maybe it was a hunter talking about his adventure around the fire camp, who can tell. What we do know, though, is the storytelling was purely activity before around 800 BC, but tales have passed down by word of mouth and had to be popularized by each new generation of the storytellers. This oral tradition only example of Homer, a professional storyteller who lived in the 8th century BC. The contextual meaning of fiction is narrative. ठीक है, that is alpha. Next is look carefully at the symbols to find the pattern. Select the pattern from the option given below. पहले आपने क्या कर दिया, देखो पैटर्न ऐसे करके है कि पहले आपके पास ऐसे करके दो लाइंस थी, आपने यहाँ यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आपने क्या किया, नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगर आप दोबारा ड्रॉ करती हूँ, देखो पहले ये दोनों खाली थे, फिर आपने यहाँ लाइन ड्रॉ की, फिर आपने यहाँ लाइन ड्रॉ की, फिर आपने यहाँ लाइन ड्रॉ की, फिर अगली आपने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए डेल्टा, जो आपके पास होना चाहिए, सो डेल्टा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट is Sarah has 5 ranks below the top student, FICA in the class of 50 students. What is the Sarah's rank from the bottom? 45, ठीक है। 5 ranks above the top student is Sarah, तो बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 45।
If blue is called orange, green is called white, white is called red, red is called yellow, what is the color of milk? Milk का color white होता है, white is called red, so milk का color red होगा. Delta. English language skills of student in XYZ school are below the average, below the town average. ठीक है, course of action क्या होना चाहिए? English language teachers should be replaced with the good ones. कहाँ से good ones लाओगे? उन्हीं को training दे दो. English language school teachers in XYZ school should be provided with a training course. तो training दे दो, that is going to be better option than replacing them with the new ones. जब आपके पास पूरे टाउन की ही आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो बिलो एवरेज हैं, तो आप कहाँ से एक ट्रेन टीचर बाहर से लाओगे? So it's better to give the training to the teachers first so that they can train the people living there. The teachers can train the students they are teaching basically. So आपके पास second one is the most appropriate approach. It was raining cats and dogs. The football match was cancelled. मूसलाधार बारिश हो रही थी, फुटबॉल मैच को कैंसिल कर दिया गया. The first statement is the cause, second one is the effect, that is the alpha option. Isa is younger than Musa. ठीक है, so हम यहाँ लिख देते हैं Isa is less than Musa. ठीक है, x is equals to Isa's twice Isa's age, 2 Isa, and y is equals to Musa. ठीक है, which one is true about the x और y के दरमियान क्या रिलेशन है? It cannot be predicted. ठीक है, क्योंकि हमें यही नहीं पता ईसा और मूसा की एग्जैक्ट एज क्या है. एक्स इज 2 टाइम्स ईसा, तो आपके पास ईसा अगर छोटा हुआ तो हो सकता है कि 2 टाइम्स ईसा मूसा से छोटा हो स्टिल. ठीक है, या 2 टाइम्स ईसा मूसा से बड़ा भी हो सकता है अगर ईसा की एज ज्यादा हुई. तो यू कैन नॉट से एनीथिंग, दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अनलेस और अनटिल यू आर गिवन अ पर्टिकुलर एज टू कंपेयर. सो हियर वी आर डन विद द 200 MCQs. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स. 196. देखो, सारा इज 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट 5 इन द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स. टोटल 50 बच्चे हैं. ठीक है, सारा 5 रैंक्स नीचे है फ्रॉम द टॉप स्टूडेंट, दैट इज 5. सारा की रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास आपने अगर निकालना है, यहाँ एक फॉर्मूला गिवन है. सारा इज ऑन द 5th रैंक ऑफ द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट. बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 50 यू शुड गेट 45. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको निकाल दिया है. आपके पास करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 45. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको निकाल दिया है. आपके पास करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 45. इसके अलावा कोई क्वेश्चंस? So I think no more questions for today. MDCAT new date for SIN, it's like I think official notification आ गया, तो it's going to be 8th December. As per the official, I think officially आया notification for SIN, it's 8th December. So Zabmo is not this Sunday, but the new date, it's not announced yet by the officials अभी तक. वेबसाइट चेक करते रहा करो ऑफ एंड ऑन, कोई भी अपडेट होगी तो पता चल जाएगा. नथिंग ऑफिशियल येट, सो कांट से एनीथिंग. सो बच्चों, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों की सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे. आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टेस्ट. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड अल्लाह हाफिज.